गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पॉली हैलोजन कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमारे सारे के सारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स नहीं हुए थे। लास्ट मैंने आप लोगों को क्लोरोफॉर्म तक पढ़ाया था। अब हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का नेक्स्ट पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। क्या होता है ना, बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। कहते हैं रिएक्शन हार्ड होती है, रिएक्शन समझ नहीं आती, रिएक्शन होती नहीं है, फॉर्मूले नहीं याद हो पाते, रिएक्शन से में ये नहीं समझ आता कि हमने सॉल्व कैसे करनी है, या इसमें हम ऐसा क्या मिलाए कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो डरना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत आसान केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ईजी है। डरना नहीं है, बस क्या करना है, हमने हर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या करना है, हर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना बस थोड़ी सी IUPAC पढ़ लीजिए आप लोग, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में होगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो ही नहीं सकता कि कोई भी आप लोगों को पीछे कर दे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आप लोगों की IUPAC अच्छे से आती है आप लोगों को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का IUPAC क्या होता है, ट्राई आयोडो मीथेन। ट्राई मतलब क्या है, 3। आयोडो मतलब क्या है, I ग्रुप है, 3 टाइम्स। मीथेन मतलब क्या है, 1 टाइम क्या है, कार्बन, और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। पूरी बॉन्ड किससे जुड़ी है, सिंगल से, तो क्या हो गया, मीथेन। चलिए फर्स्ट देखिए, प्रिपरेशन देखते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल भी डरना नहीं है ऑर्गेनिक से। डरते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों डरते हैं। प्रिपरेशन फर्स्ट आती है। अगर तुम देखोगे तो ये सारे रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े होते हैं ना, ऐसे ये जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। इनके भी बैकग्राउंड निकल के आते हैं कि ये वहाँ से आई हैं, ये वहाँ से आई हैं, ये वहाँ से आई हैं। फर्स्ट देखिए, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। हम क्या करेंगे, अब हमें सोचना है कि ऐसा इथाइल अल्कोहल में हम क्या मिला दें कि हमें आयोडोफॉर्म मिल जाए। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, CH3CH2OH। एक तो कुछ इसमें ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ आयोडीन हो, तो I2+ क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। जब इथाइल अल्कोहल is react with I2 and NaOH to give iodoform and sodium formate। क्या बनाता है, एक तो बनाता है आयोडोफॉर्म CHI3। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ के जो H हैं वो इसके साथ चले जाते हैं, कुछ H2O में चले जाते हैं, कुछ I लेके चला जाता है अपने साथ। तो यहाँ क्या आ जाता है, CHI3 बन जाता है। अब देखो जहाँ Na भी है, एक कार्बन है, तो वहाँ क्या रिमूव होएगा, HCOO Na रिमूव होता है, प्लस एक रिमूव हो जाता है NaI। और भाई H2O तो सदाबहार है, H2O ने तो रिमूव होना ही होना है। अब हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ कितने आई हैं, 1 3 4, और यहाँ कितने हैं, 2। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ 2 लगा भी दूँ तो 2 2 जे क्या हो जाते हैं, 4। तो फिर हमारा और कुछ नहीं ऐड होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं 4, और NaOH के आगे हम लिख देते हैं 6। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, कितने हैं ये, 6 NaOH है, यहाँ कितने हैं, 1 और 2, 2 ही हैं। अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूँ, 5 लगा दूँ, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। और H2O के आगे भी क्या लगा दूँ, 5 लगा दूँ, तो रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, है ना आसान।
नेक्स्ट देखिए फ्रॉम एसीटोन क्या होता है CH3 COCH3। इसमें भी हम क्या लगाते हैं I2 लगाते हैं और NaOH लगाते हैं। क्या बनता है एक तो बन जाता है आइडोफॉर्म और एक बन जाता है NaI, एक बन जाता है CH3COONA और एक भाई रिमूव हो गया H2। बेटा जी इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये हमारा सोडियम एसीटेट है। अब बात आती है कि जो आइडोफॉर्म है वो यूज कहाँ किया जाता है। फर्स्ट यूज देखिए, इसका यूज एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है। यूज एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। से किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उसके ड्यूरिंग हम इसका यूज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ कॉमनली यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। यहाँ हमारा आइडोफॉर्म हो जाता है फिनिश। इसके बाद हमारा आता है CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इसका IUPAC हम लिखते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। प्रिपरेशन देखिए इसकी फर्स्ट फ्रॉम, ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था, फ्रॉम एल्केन। अगर हमारे पास CH4 है और मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराती हूँ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में, HCl हटता है, क्या रह जाता है CH3Cl, फिर से Cl2। भाई जब तक ये Cl सारे H नहीं हटा देगा इसे चैन नहीं मिलेगा। अब ये हो जाएगा CH2Cl2, फिर से Cl2 लगा दिया, फिर से HCl हट गया, क्या बन गया CH, Cl3, फिर से Cl2 लगा दिया, फिर से भैया HCl हट गया, क्या बन गया CCl4। यही तो बनाना था तुम्हें, बन तो गया CCl4। नेक्स्ट देखिए यूज क्या है इसके, यानी कि कहाँ यूज किया जाता है। जो इसका यूज होता है ना, इसका यूज एक तो होता है रेफ्रिजरेंट बनाने में, रेफ्रिजरेंट्स बनाने में यूज किया जाता है फर्स्ट। सेकंड जो CCl4 होता है इसका यूज हम सॉल्वेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सॉल्वेंट के लिए करते हैं। थर्ड यूज क्या है, इसका यूज फीड स्टॉक के लिए किया जाता है। किसके लिए, फीड स्टॉक के लिए। किसकी सिंथेसिस होती है उसमें, फेरोन्स की। किसकी सिंथेसिस होती है, फेरोन, FREON, फेरोन्स की सिंथेसिस के लिए भी CCl4 का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं CCl4 के। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, जो CCl4 होता है ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इससे क्या होता है, लीवर का कैंसर हो जाता है मेरे बच्चों। किस में हो जाता है कैंसर, लीवर में। सेकंड पॉइंट देखिए और क्या होता है इससे, इससे वोमिटिंग भी आने लगती हैं। अगर ये इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो वोमिटिंग आने लगती हैं। और परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज ऑफ नर्व सेल्स
और हमेशा के लिए इससे क्या होती है, नर्व सेल्स भी हमारी डैमेज हो जाती हैं। ये इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं। अब आती है कि जो CCl4 है वो इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट डालती है, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या इफ़ेक्ट डालती है, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट। सबसे ज़्यादा CCl4 अगर बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट डालती है सबसे ज़्यादा। किस पे इफ़ेक्ट डालती है, ओजोन लेयर पर इफ़ेक्ट डालती है। और जब ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट डालेगी तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी जो किसके लिए हार्मफुल होगी, वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है। तो ये देखिए CCl4, बस एक बोर्ड पे मैंने सारा का सारा आप लोगों को समझा दिया, प्रिपरेशन बता दी, यूज बताया, साइकोलॉजिकल बता दिए, सॉरी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट बता दिए क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल क्या होता है ये बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट है फेरोन, क्या होता है। कुछ ना फेरोन्स के डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव्स है CF4, इसको हम फेरोन 14 भी बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव्स है CF3Cl, जिसको हम फेरोन 13 के नाम से जानते हैं, फेरोन 13। थर्ड आता है CF2Cl2, जिसे हम, बच्चों ये थोड़ा सा ना FREON है बस, बाकी ठीक है सारा, FREON। ये क्या होता है, फेरोन 12 होता है। और 14 पे हमारे इसके बाद क्या आता है, CFCl3। आप देख रहे होंगे हैलोजन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेरोन 11 बोलते हैं। देखिए क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, CF4 फेरोन 14, CF3Cl फेरोन 13, CF2Cl2 फेरोन 12, CFCl3 फेरोन 11। इसके बाद आती है इसकी प्रिपरेशन, कैसे बनता है ये वाला पढ़ते हैं हम, ये वाला पढ़ेंगे। एक फेरोन 12 कैसे बनाते हैं, देखिए बना के दिखाते हैं तुम्हें हम। प्रिपरेशन में ये रिएक्शन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स है, स्वाद नहीं, स्वार्ट्स। ये क्या कहता है, CCl4 में अगर हम SbF3 ऐड कर दें, SbF3 ऐड कर दें तो क्या होता है, CCl2F2 बन जाता है, CCl2F2 बन जाता है। और हमारा रिमूव हो जाता है SbCl3। रिएक्शन तो यही है, बैलेंस कर लेते हैं। 3CCl4, यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कार्बन कितने हो गए, 3, और Cl कितने हैं, 4 3 जा 12, और यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, यहाँ है 2, और यहाँ है 3 2 जा 6, यानी कितने की कमी है, 6 की ही तो कमी है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 3 के लगते के साथ ही सारा कुछ बैलेंस हो चुका है। और यही हमारा फेरोन 12 है। अब देखिए इसके यूज क्या होते हैं। केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी लाइफ में यूज ना किया जाता हो। फर्स्ट देखो, जो फ्रिज की कूलिंग होती है ना, और एसी की, किसकी, फ्रिज की, यानी कि हमारे रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर एंड एसी की कूलिंग किसके कारण होती है, फेरोन 12 की वजह से होती है, उसमें एक गैस फिल की जाती है। सेकंड होता है जो हमारे हेयर स्प्रे होते हैं ना, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, ये जितने भी हैं सारे के सारे में क्या यूज किया जाता है, फेरोन 12 यूज किया जाता है। बट यहाँ इसका क्या बनाया जाता है,
एरोसोल बनाया जाता है, एरोसोल बनाया जाता है। ये एरोसोल हम नेक्स्ट जब क्लास होएगी, जब मैं आप लोगों को फिजिकल पढ़ाऊंगी, फिजिकल में जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। एरोसोल वहाँ जिक्र होएगा कि एरोसोल क्या होता है और एरोसोल कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है DDT, जो कि हमारी क्लास का आज का भी लास्ट टॉपिक है और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का भी लास्ट ही है। DDT का नाम होता है पैरा, इस PP का मतलब पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, यहाँ लिख देती हूँ इथेन। ये इसका नाम है, देखो कितना बड़ा नाम है, पर है बहुत आसान। पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। भाई ये L है बच्चों, कभी इसे सोचो कि ऑब्लिक दे रखा है। फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1939 में हुई थी और एक साइंटिस्ट आए थे, पॉल मुलर, MULLER, जिन्होंने DDT बताया था क्या होता है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखिए। इसकी प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन के साथ। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और हर कार्बन पे H तो होता ही है, पर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसी की रिएक्शन क्लोरल के साथ कराते हैं। क्लोरल आज डिस्कस हुआ था CHCl3 में। क्लोरल क्या होता है? CHO, C यानी कि ऐसे देखो CCl3CHO, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है बस। क्या लिख दिया? CHO CCl3। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से ये O दोनों H इस O को लेकर के चले जाएंगे भाई, और इसकी रिएक्शन हीट करा के होती है और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ होती है। रिमूव क्या हो गया? H2O। जोड़ देंगे, सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? बेंजीन बनाएंगे पहले तो। भाई इन बेंजीन को मत जोड़ देना बच्चों, अगर तुमने इस बेंजीन को जोड़ दिया तो फिर नाम कुछ और ही नज़र आएगा। Cl लगा देंगे जहाँ जहाँ थे। अब ये यहाँ से भी टूटा, यहाँ से भी टूटा, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे? ऐसे, और बन जाएगा CHCCl3। यही क्या है? हमारी DDT है, DDT। नाम देखिए, पैरा डाइक्लोरो क्यों है? जहाँ ये ग्रुप है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ये भी तो पैरा पे 2 टाइम्स क्या आ रहे हैं? Cl आ रहे हैं, तो पैरा डाइक्लोरो। फिर कहता है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का क्या मतलब है? जब तक ये इस पर कुछ है तो बेंजीन हटते ही, ये सारी चीज़ हटते ही, ये ग्रुप हटते ही किस में चेंज हो जाता है? फिनाइल में चेंज हो जाता है। फिर कहता है ट्राइक्लोरो इथेन। ये देखो कितने Cl हैं? 3 Cl हैं, तो ट्राइक्लोरो हो गया। इथेन क्यों है? क्योंकि 1 और 2 कार्बन है, तो क्या हो गया? इथेन हो गया। ये DDT की प्रिपरेशन है। अब आते हैं इसके यूज। DDT का कुछ ऐसा कॉमन यूज है जो सबको पता होता है। एक तो ये क्या है, एकदम से चीप है, ठीक है, बट पावरफुल भी है। समझे कैसा है? पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, यानी कि बहुत जल्दी इंसेक्ट को मार देता है। सेकंड पॉइंट, जो शुगर केन की क्रॉप होती है ना, जो खेतियाँ करी जाती हैं, शुगर केन की क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, मच्छर को
मारने के लिए यूज किया जाता है। किल मॉस्किटोज, मच्छर को मारने के लिए यूज किया जाता है। इसी टॉपिक के साथ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स भी कंप्लीट हो जाता है और आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप लोगों की क्लास कोई मिस ना हो पाए। और ये जितने भी इससे रिलेटेड नोट्स हैं वो मैं सारे आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, और जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर रखा है। और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ हर वीडियो के बाद मैं अपना टेलीग्राम का लिंक वहाँ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ बाय, आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है हमारी। एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ें।